सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मौर्योत्तर काल से सातवाहन वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। सातवाहन वंश का वर्णन। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सिमुक ने करके शासन पर अपना अधिकार कर सातवाहन वंश की स्थापना किए थे। यह दक्कन और मध्य भारत में शासन किए थे, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुरा थी। मौर्योत्तर काल में कई छोटे छोटे और स्वदेशी विदेशी राज्यों का उदय हुआ था, इसलिए मौर्योत्तर काल को छोटे राज्यों का युग कहा गया है। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के रूप में दक्कन में सातवाहन वंश ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करके विदेशी आक्रमणों से रक्षा किए थे। वे एकमात्र दक्षिण भारतीय राजवंश थे जिन्होंने संपूर्ण दक्कन पे अपना शासन किए और कुछ समय के लिए मगध पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किए थे। इसलिए कुछ इतिहासकारों ने सातवाहन राज को भारत के दोनों हिस्से के बीच की कड़ी या सेतु कहे हैं। सातवाहन वंशों ने सर्वप्रथम उत्तर से दक्षिण भारत तक आर्यों के आदर्शों का प्रसार किए थे। सातवाहन वंश के इतिहास की जानकारी मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु ब्रह्मानंद और भागवत पुराणों से मिलती है, जिसकी पुष्टि शिलालेख द्वारा होती है। इसके अलावा इस काल के इतिहास की जानकारी हाल की गाथा सप्तशती, गुणाध्याय का बृहत कथा और वत्सायन का कामसूत्र से मिलती है। नागार्जुन का प्रज्ञा पारमिता शास्त्र ग्रंथ जो महायान धर्म की जानकारी देता है, इसका विकास आंध्र देश के मठों में हुआ था। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा लिखित सबसे प्रसिद्ध वृत्तांत पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन पुस्तक में हमें सातवाहन और पश्चिमी दुनिया के बीच का व्यापार की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के असंख्य शिलालेख मिले हैं, जिसमें सातवाहन राज्यों के नाम और उनके शासन काल के वर्ष अंकित है। सातवाहन वंश के शिलालेख में नागनिका का नाना घाट शिलालेख से राजा सातकर्णी प्रथम की उपलब्धि की जानकारी मिलती है। गौतमी बालश्री या नासिक शिलालेख में गौतमी सातकर्णी की उपलब्धि और सफलता का वर्णन मिलता है। सातवाहन की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सातवाहन आर्य थे जो दक्कन से आकर बस गए थे। वहाँ के स्थानीय जो दक्कन में आकर बस गए थे और वहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ घुल मिल गए और उनकी संस्कृति को ग्रहण कर लिए थे। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि वे द्रविड़ थे और मूल रूप से वे दक्कन और उनके आसपास के क्षेत्र में निवास करते थे। R.S. शर्मा का मत है कि सातवाहन मूलतः दक्कन के आदिवासी थे जो बाद में आर्यकरण के प्रभाव में आए। ऐत्रेय ब्राह्मण भी इस मत का समर्थन करते हैं, क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुलिंदों, सवराहों, पुंड्रों और मुतिबाओं के साथ आंध्रों का भी उल्लेख किया गया है जो आदिवासी थे। पुराणों में इन्हें आंध्र जाति और आंध्रभृत कहा गया है। पुराणों में सातवाहन शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया गया है। कुछ विद्वानों ने पुराणों में प्रयुक्त आंध्रभृत शब्द का अर्थ यह लगाते हैं कि सातवाहन के पूर्वज मौर्यों के अधीन थे। सातवाहन वंश के शासक लगभग 5 शताब्दी तक पूरे दक्षिणा पथ पर शासन किए थे। इतिहासकार में इस बात पर मतभेद है कि सातवाहन वंश प्रारंभ में पूर्वी दक्कन में सत्ता संभाली या पश्चिमी दक्कन में। इतिहासकार ने यह तर्क दिया कि सातवाहन ने प्रारंभ में पश्चिम दक्कन में प्रतिष्ठान के आसपास के क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित करके वहाँ के पूर्वी दक्कन और आंध्र प्रदेश और पश्चिमी तट पर अपना शासन विस्तार किए। इंगुवा कार्तिकेय शर्मा के अनुसार सातवाहन राजवंश का नाम सत्य का अर्थ फुर्तीला या तेज और वाहन को घोड़े शब्द से लिए हैं, जिसका अर्थ जो फुर्तीले घोड़े की सवारी करे। वायु पुराण में वर्णित है कि सातवाहन वंशों ने 300 वर्षों तक शासन किए। सिमुक, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। पुराणों में आंध्र के राजाओं की सूची का नाम सबसे ऊपर सिमुक का मिलता है। इन्हें श्री मुख या शिशुका या सिंधुका जैसे नामों से भी जाना जाता है। तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले में कोटिलिंगला में पाए जाने वाले सातवाहन सिक्कों पर श्री चिमुका
7 लिखा है। नाने घाट नक्काशीदार मूर्तियों पर अंकित शिलालेख में सिमुक को श्रीमुख सातवाहन श्री माता लिखा गया है। इसलिए अनुमान लगाया गया है कि अशोक के सामंत के रूप में यह कार्यरत थे और सातवाहन ने सम्राट की मृत्यु के बाद लाभ उठाकर दक्कन पे अपना स्थिति मजबूत कर लिए थे, सत्ता स्थापित करके खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सिमुक ने पूर्वी दक्कन और आसपास के क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जहां इनके सिक्के बड़ी संख्या में पाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र तक अपने शासन का विस्तार किए थे। राजनीतिक महत्व के कारण सिमुक ने पश्चिमी दक्कन में रहने का निर्णय लिया और प्रतिष्ठा को अपनी राजधानी बनाया। कन्हैया या कृष्ण सिमुक के बाद इसके भाई कृष्ण शासक बने, जिन्होंने 10 वर्षों तक शासन किए। इसके शासन काल में राज्य का विस्तार पश्चिम में नासिक तक हुआ था। नासिक शिलालेख में इसका नाम का उल्लेख मिलता है। इसके शासनकाल के राज्य में एक उच्च पदाधिकारी ने नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाए थे। सातकर्णी प्रथम सिमुक के पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बने थे। कान्हा के बाद शासक बने थे। इस राजवंश के प्रसिद्ध राजाओं में एक थे, जिनकी रानी नागनिका ने जारी किए गए नानाघाट शिलालेख में सातकर्णी फर्स्ट के शासन के बारे में कई जानकारी मिलती है। इसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा लेख में भी मिलता है। नानाघाट लेख से पता चलता है कि इन्होंने पश्चिमी मालवा, अंगीय वंश और विदर्भ में विजय प्राप्त किए थे। संभवतः इन्होंने ऊपरी दक्कन, कठियावाड़, कोंकण के विस्तृत क्षेत्र पे अपना प्रभुत्व स्थापित किए थे। इस विजय का जश्न मनाने के लिए सातकर्णी ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन्होंने वीरशूर दक्षिणापथपति की उपाधि धारण किए थे। सातकर्णी ने महारथी त्राणकारियों की पुत्री नागनिका से विवाह करके रथिकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति सुदृढ़ किए थे। सातकर्णी वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने राजस्व अश्वमेध यज्ञ किए थे। इन्होंने अश्वमेध सिक्के भी जारी किए थे। इसके अलावा मालव शैली के गोल मुद्रा और अपनी पत्नी के नाम पे रजत मुद्रा प्रचलन किए थे। इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि एवं गाय दान किए थे। हाथी गुफा लेख से पता चलता है कि खारवेल ने इनके शासनकाल में अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष में सातवाहन साम्राज्य में आक्रमण किए थे और इनकी सेना कन्नन बेन्ना नदी तक पहुंच गई थी, किंतु इस युद्ध का परिणाम की जानकारी नहीं पता है। 13वें राजा कुंतला सातकर्णी का उल्लेख कई साहित्य कृतियों में मिलती है। इसका शासनकाल इसलिए यादगार है क्योंकि प्राकृतिक भाषा के स्थान पर इन्होंने संस्कृत को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इनके विद्वान सर्वबामस ने अपनी स्वामी के संकल्प को पूरा करने के लिए संस्कृत में कातंत्र व्याकरण की रचना किए थे। एक अन्य मंत्री गुणाद ने पैशाची प्राकृत में बृहद कथा की रचना किए थे। 17वें राजा हाला महाराष्ट्र प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नाम से पुस्तक की रचना हाल ने की थी, जिसमें 700 कविता की रचना किए थे। यह उनकी प्रेम कथा का वर्णन है। इसके शासनकाल में गुणार्ग ने बृहद कथा कोश की रचना किए थे। हाल के निष्क्रिय शासनकालों में शकों की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम मृत्यु के बाद सातवाहन वंश के इतिहास अस्पष्ट है। 23वें राजा सातकर्णी प्रारंभिक सातवाहन के अन्य महत्वपूर्ण शासकों में एक थे। इसकी मां बालश्री गौतमी के नासिक अभिलेख से पता प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण आदित्य ब्राह्मण कहा गया है। इनका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण कर्नाटक तक फैला हुआ था। इन्होंने शक, यवन, पार्थियन आदि को पराजित किए थे। इन्होंने विदेशियों को देश से भगाने का इन्हें श्रेय प्राप्त है।
इसके घोड़े 3 महासागर के पानी पिए थे। इन्होंने यशोमेघ यज्ञ भी कराए थे। विशिष्ट पुत्र पुलोमावी प्रथम। गौतमी पुत्र सातकर्णी के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलोमावी राजा बने। शक शासक रुद्रदामन के साथ उनका 2 बार संघर्ष हुआ, जिसमें रुद्रदामन ने सातवाहन को पराजित दोनों बार किए, परंतु दोनों के बीच सुलह होने के कारण रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह इनके छोटे भाई से कर दिए थे। इन्होंने अपनी राजधानी औरंगाबाद बनाई थी। पुलुमावी ने बौद्ध संघ को अजकालिकय तथा कार्ले के करजक नामक ग्राम दान दिए थे। इन्होंने चोल शासकों को पराजित किया, क्योंकि इनके सिक्के सुदूर दक्षिण में अनेक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है इनकी साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। पुराणों में इसका नाम पलोमा सतकर्णी मिलता है। संभवतः यह नवनागा की स्थापना किए थे। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है। इसके सिक्के पे 2 मस्तूल वाले जहाज की चित्र अंकित है, जिससे पता चलता है कि यह इनकी समुद्री शक्ति का पता चलता है। यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी थे। अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी थे। यह व्यापार और जल यात्रा के प्रेमी थे। इनके सिक्के पे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में पाए गए हैं। इन सिक्के पर जहाज के चित्र हैं, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति इनके प्रेम का परिचायक है। इनके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। धीरे धीरे सातवाहन वंश कमजोर होता चला गया और लगभग 225 ईस्वी में इस वंश पूरी तरह से समाप्त हो गई। सातवाहन वंश से मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।